आज के कृष्ण ज्ञान में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो हमारे द्वारा बनाई गई योजनाओं को तोड़ देती हैं, उन्हें छिन्न भिन्न कर देती हैं। और हम क्या करते हैं, हम उन घटनाओं के आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं, अवरोध मान लेते हैं और अपने जीवन की गति को रोक देते हैं, अर्थात कर्म करना बंद कर देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या जीवन या भविष्य आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं पर निर्भर करता है? नहीं, वो निर्भर करता है आपके द्वारा किए गए कर्मों पर। इसलिए यदि आपके जीवन में इस प्रकार की घटना कभी घटित होती भी है तो आप अपने कर्म करने को ना रोकें, लगातार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहें। सफलता आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and we are discussing the rotational motion. This is the lecture number 2 in which we will discuss in detail the moment of inertia in case of rotational motion. In the previous lecture we have discussed the basic concept of the rotational motion in which we have gone through the rotational kinematics. We have discussed the angular velocity, angular displacement, angular acceleration, etc. Isn't it? In this chapter we are starting with the moment of inertia. Before going to the moment of inertia, let's recall again the concept of the rotational motion. In the rotational motion there is a body, there is a solid body which rotate about a fixed axis, है ना। देखो बेटा कैसे, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस तरीके से हमारे पास कोई बॉडी है, जैसे कि लाइक दिस, ऐसे, है ना। एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है बेटा, ये और रोटेशन कर रहा है। क्लियर है क्या बात? तो देखो, हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जनरेट करना है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं। मान लेते हैं कि ओमेगा से ओमेगा से कोई सॉलिड बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रहा है। जब ओमेगा से रोटेट करेगा एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है क्या बात? जब कोई बॉडी ओमेगा से मान लेते हैं रोटेट करता है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी, बस उसका डिफरेंट क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पार्टिकल m1 है ना, और ये पार्टिकल m2 है, ऐसे करके मान लेते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लेते हैं r1 है, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस m2 कितनी r2 है। इस तरीके से कोई तीसरा पार्टिकल है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस m3 की बेटा r3 है। क्लियर है क्या बात? अब देखो ये क्या करते हैं, कोई भी बॉडी जो होती है जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, साथ में उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है सबकी कांस्टेंट होती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिफरेंट हो जाती है। तो ये क्या करेगा बेटा, इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, ये क्या करेगा बेटा, इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, ये भी क्या करेगा बेटा, इसके अबाउट सर्कुलर मोशन इस तरीके से करता रहेगा। तो यदि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मान लेते हैं कांस्टेंट से है, तो ये जो घूम रहा होगा पार्टिकल, स्पीड इसकी v1 मान लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं, इसकी स्पीड मान लेते हैं v3 मान लेते हैं। तो v और r और ओमेगा में रिलेशन क्या आएगा बेटा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा एंड सो ऑन। क्लियर है के बाद ऐसे ही अदर पार्टिकल्स के लिए। ओके, अगर जो हम कंसीडर करें द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की होगी, m1 की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, k1 होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? k2 दूसरे वाले पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर, और k3 की कितनी होगी बेटा, हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? ऐसे ही अदर पार्टिकल के लिए लिखोगे। तो आप बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या लिखोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी, सॉलिड बॉडी की, ऑफ
सॉलिड बॉडी। तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इन सबको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है के बाद? अब देखो यहाँ से ध्यान से, हाफ यदि हम कॉमन ले लें तो m1, क्लियर है बात। व्हाट इज v1? v1 विल बी इक्वल टू r1 ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर और कर देंगे, m2 v2 की जगह r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? यदि आप इसमें देखोगे कि इसमें से ओमेगा स्क्वायर तो सबके लिए कॉमन है, तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? और ओमेगा स्क्वायर क्या जाएगा, कॉमन। सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सॉलिड बॉडी इज हाफ, और इस क्वांटिटी को हम लिख देंगे थोड़ी देर के लिए I इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज आई? आई हियर आई इज व्हाट, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? तो देखो, यदि आप इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एक ट्रांसलेशनल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं? मान लिया कोई बॉडी है ऐसे करके और वो m है और v से जा रहा है, तो बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इज हाफ m v स्क्वायर। व्हाट इज m? इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज द स्पीड। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? आई क्या हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। एंड व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज नथिंग बट द स्पीड। देख लो, अब इन दोनों को यदि आप लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है क्या बात? और ये काइनेटिक एनर्जी किस में होगी बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। किस केस में? रोटेशनल मोशन में। तो दोनों एक जैसे टर्म दिखाई दे रहे हैं आपको, 1/2 मास इनर्शिया v ओमेगा। यहाँ पे रोटेशनल मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, और यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन है तो लीनियर स्पीड आ जाएगी, लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक जैसे से ही है। देयर इज ए सिमिलैरिटी between the kinetic energy of in case of translational motion and in case of rotational motion, where यहाँ पे जो I होता है, बॉडी का मास होता है, वो कांस्टेंट होता है, it does not change in case of translational motion। जबकि रोटेशनल मोशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है and it is given by m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर। तो यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, चाहे ओमेगा सेम हो। क्लियर है क्या बात? इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या सिमिलरिटी है? ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय v हियर एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्लेस्ड बाय m, यानी कि मास इज इक्विवेलेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लीनियर स्पीड इज इक्विवेलेंट टू एंगुलर स्पीड। इज इट क्लियर? ओके, सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो इस चीज से। यदि आप ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, एक बार इसे कॉपी कर लो बेटा, है ना। यदि आप ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में सिमिलैरिटी देखोगे तो ट्रांसलेशनल मोशन में देखो, दिस इज अवर ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है क्या बात? एंड दिस इज अवर, इन दिस साइड दिस इज अवर रोटेशनल मोशन। क्लियर है क्या बात? ट्रांसलेशन मोशन में जो मास है इट इज इक्विवेलेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड जो स्पीड है बेटा v इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर स्पीड। नहीं आई बात समझ में? जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसमें यदि एक्सेलरेशन है तो इट इज इक्विवेलेंट टू एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है के बाद? स्पीड मास है ना, जैसे इसमें बेटा फोर्स होता है तो इट इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क। नहीं है बात समझ में आई? तो एक इस से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि लिख लो आप, है ना, कि इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल, एज इट इज प्लेड
in case it is same role which is played by mass in case of translational motion. रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास प्ले करता है। क्लियर है क्या बात? तो इसलिए तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम इनर्शिया भी बोलते हैं, है ना, इट इज इनर्शिया। और इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, या इसे आप रोटेशनल इनर्शिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, रोटेशनल इनर्शिया भी बोल सकते हैं। तो देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट mr1 सॉलिड बॉडी के लिए mr1 m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर लाइक दैट। यदि सॉलिड के लिए नहीं, यदि m1 m2 m3 क्या है, पॉइंट मासेस हैं। क्लियर है क्या बात? और इट कैन बी ऑल्सो रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं हम, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मासेस, ऐसे लिखो, है ना। तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हो गया। तो आप एक हेडिंग डाल के लिख लो क्या, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मासेस, है ना। कैसे होंगे, बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं और वो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पॉइंट मासेस के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिख रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये r1 है और ये m1 है, ये हमारा m2 मास है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, r2 डिस्टेंस है, और बेटा मान लेते हैं ये हमारा m3 मास है और ये r3 है। तो इस तरीके से ये रोटेट कर रहे हैं इस वाले सर्किल में, ये रोटेट कर रहा है इस वाले सर्किल में, ये रोटेट कर रहा है इस वाले सर्किल में। क्लियर है क्या बात? तो पॉइंट मासेस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I कैन बी रिटन एज m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n। ऐसे हम पॉइंट मासेस के लिए सिस्टम का, वो सिस्टम जो पॉइंट मासेस से मिलकर के बना हो, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। इसके नीचे लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है ना। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट, बता सकते हो, SI यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होगी बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात देखो, मोमेंट ऑफ मास तो ट्रांसलेशन मोशन में किसी भी बॉडी का सेम रहेगा। मान लिया है बेटा m मास है और ये v स्पीड से भाग रहा है, तो मास ऑफ द बॉडी इन द ट्रांसलेशनल मोशन विल सेम, बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज। दूसरी बात, जितनी जितनी r ज्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना r कम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। यदि इफ r1 इज इक्वल टू 0, इफ r इज इक्वल टू 0, है ना, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स पार्टिकल इज एट रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां पर है बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। क्लियर है क्या? तो इफ दिस इज ए पार्टिकल इज एट एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है क्या बात, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, m इंटू 0 स्क्वायर, इट वुड बी इक्वल टू 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल्स और मास ऑफ द बॉडी। सॉलिड बॉडी के केस में मास ऑफ द पार्टिकल्स और द मास ऑफ द बॉडी। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है क्या बात? तीसरा पॉइंट भी लिख लो आप कि it also depends upon
द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास के लिए हम निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या बात? अब देखो बेटा, पॉइंट मास के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पॉइंट मास के लिए होगा कैसे होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। कुछ एग्जांपल करते हैं तब आपको क्लियर होगा कि बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशन इनर्शिया भी बोलते हैं। मान लिया कि हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हमारे पास दो पार्टिकल है ना, एक m1 और एक m2। m1 इज इक्वल टू 2 kg और m2 इज इक्वल टू 3 kg। क्लियर है क्या बात? तो बेटे इसके बीच की जो ये यहाँ पे m1 है और ये हम 2 मीटर मान लेते हैं और इसे हम बेटा कितने मान लेते हैं, 4 मीटर मान लेते हैं। इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये तो पॉइंट मास से सिस्टम बना हुआ है, पॉइंट मास से बना हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, पॉइंट मास का m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, दो ही मास है तो लिख देंगे m1 कितना है बेटा, m1 है 2 kg, r1 कितना है 2 स्क्वायर, m2 कितना है 3 kg, r2 कितना है 4 स्क्वायर। तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 3 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 6 56 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, अच्छा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जो बताना चाहता हूं आपको, रोटेशनल के केस में आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। वैसे तो हम आपको 3D डायग्राम के साथ समझाएंगे इस चैप्टर में भी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किस टाइप से है। जैसे आप इसे समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स और वाई प्लेन है। तो बेटा एक्स वाई प्लेन आपको पता होता है, प्लेन और हो गया। यहाँ पे 3 पॉइंट मासेस हैं, देखो m1 और एक m2 और एक m3। क्लियर है क्या बात? तो ये जो m1 m2 3 है ये इक्विलेटरल साइड है ना। साइड कितनी है बेटा इसकी, a और a। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, उस पर रखे के कॉर्नर पर रखा हुआ है तीनों पॉइंट मास, और a कितना है बेटा मान लेते हैं 2 मीटर है ना। और m1 को 1 kg, m2 को 2 kg और m3 को 3 kg अपन मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? अब देखो अगर जो ये 3 पॉइंट मासेस ऐसे हैं, एक पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास है, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरीके से घुमा सकते हैं, हम इसे एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करा सकते हैं, वाई एक्सिस के भी अबाउट रोटेट करा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में, और जेड एक्सिस कैसे होगी, इस तरीके से होगी। तो लिख लो क्वेश्चन में फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन लिखो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट अबाउट वाई एक्सिस, सेकेंड अबाउट एक्स एक्सिस, थर्ड अबाउट जेड एक्सिस। इस तरीके से आपको एक्सिस डिफरेंट हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहले देखते हैं बेटा वाई एक्सिस के अबाउट। फर्स्ट अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या है? क्लियर है क्या बात? कॉपी करो, फोन ले जाना मेरा। हाँ, अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? वाई एक्सिस का मतलब है कि दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। मैं इसे दोबारा से इधर बना देता हूं। वाई एक्सिस के अबाउट का मतलब है कि वाई एक्सिस में पॉइंट मास एक तो यहां पर है, एक पॉइंट मास यहां पर है और एक पॉइंट मास यहां पर है। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, और ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दिस इज द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब ये कैसे घूम रहा है, ये तो ऐसे है और ये त्रिभुज है, ट्राइंगल है, और ये ऐसे घूम रहा है, यानी कि ये वाला पार्टिकल इसके चारों ओर ऐसे रोटेशन कर रहा होगा। क्लियर है बात? ये तो बेटा एक्सिस पर ही है तो ये तो यही होगा, और ये कैसे कर रहा होगा, ये इस तरीके से रोटेशन कर रहा होगा। किसके अबाउट? आई वाई निकालना है अपने को। तो बेटा कितने पॉइंट मास हैं? पॉइंट मासेस हैं। पॉइंट मासेस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर होता है। तो देखो इसे यदि आप m1 मान लो, इसे m2 मान लो, इसे m3 मान लो, तो m1 की एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस,
इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। m1 की y एक्सिस से दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 0। तो m1 r1 स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है क्या बात? m1 कितना हो जाएगा 1 kg, बट r1 कितना है 0। नहीं आई बात समझ में? ये तो y एक्सिस पर ही है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पर खुद पार्टिकल है तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी हुई 0, जबकि m2 जो पार्टिकल है इसका मास है 2 kg मास है, और इसकी y एक्सिस से मतलब दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है बेटा, दिस इज 2 मीटर। क्लियर है क्या बात? तो ये कितना जाएगा 2 स्क्वायर प्लस m3 का मास कितना है बेटा 3 kg, लिखा हुआ है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा 3 इंटू व्हाट इज r3, r3 इज द डिस्टेंस ऑफ m3 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, ये हुई ना r3। और बता सकते हो r3 कितनी होगी। अब r3 कैलकुलेट करने में यदि आप कमजोर हो मैथ्स में तो हो सकती है दिक्कत, लेकिन मेरे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, तो बेटा ये 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा, कितना होगा 1 मीटर और 1 मीटर, आधा है ना ये ऐसे करके। तो बेटा r3 देख सकते हो कितनी होगी, r3 भी कितनी होगी, इसमें r3 भी 1 मीटर हो जाएगी। तो r3 कितना होगा 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा 8 + 3, तो जो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 11 kg मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करके सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है। क्लियर है क्या बात? तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम एक्स एक्सिस के अबाउट देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, ये है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि m1 और m2 क्या है, वो तो एक्स एक्सिस पर ही स्थित है। तो एक्स एक्सिस पर स्थित है तो इनकी m1 की और m2 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो 0 हो गई। m1 r1 भी 0, r2 भी 0, और बचेगा क्या, ये बचेगा m3, है ना। और ये कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर है क्या बात, है ना। एक बार आप इसे कॉपी कर लो, मैं इधर साइड बना देता हूँ, है ना। देखो कैसे बनाएंगे अबाउट एक्स एक्सिस के लिए, है ना। सेकंड पॉइंट लिख लो, अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या बात, कैसे, ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा एक m1, क्लियर है, ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा बेटा m3, एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो कैसे घूम रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से सिस्टम ऐसे करके घूमेगा। तो m1 m2 तो एक्स एक्सिस पर हैं, लेकिन ये कैसे, इट वुड लाइक दिस, ये ऐसे रोटेट करेगा। तो बेटा परपेंडिकुलर, ये r3 कितना हो जाएगा r3, तो बेटा इसमें r1 और r2 तो हो गया बेटा 0। क्लियर है क्या बात, केवल r3 बचेगा। अब हमें क्या है, r3 ट्रिग्नोमेट्री से निकालनी है। r3 का मतलब है हमारे पास, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, तो इसे ध्यान से निकालना पड़ेगा। कैसे, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है और ये कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। मैं अभी इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये ना, है ना, ऐसे करके। तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। दूसरा ये हमारे पास 2 मीटर, है ना। तो इसमें क्या लगा देंगे हम, साइन 60 लगा देंगे। साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, एंड दिस इज r3/2। तो बेटा r3 कितना हो गया हमारे पास, √3 हो गया। क्लियर है क्या बात, तो r3 = √3 मीटर। नहीं आई बात समझ में, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड m3 r3 स्क्वायर। लेकिन ये क्या हो जाएंगे बेटा 0, और बचेगा क्या m3 की वैल्यू 3 और r3 की वैल्यू √3 का स्क्वायर। √3 कितना हो गया 9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है। अब तीसरी बात आती है हमारे पास, यदि हम जेड एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करें, तो जेड एक्सिस क्या है बेटा, ऐसे ये तो हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। क्लियर है क्या बात। अब यदि आप जेड एक्सिस के अबाउट कंसीडर कर रहे हो तो जेड एक्सिस तो ये है, तो बेटा m1 जो पार्टिकल है m1 वो तो जेड एक्सिस पे आगे इटसेल्फ, और ये क्या है, एक m2 है और एक ये m3 है। तो ये कैसे घूम रहे हैं, ये सिस्टम ऐसे घूमेगा। क्लियर है क्या बात, कैसे घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा।
नहीं आई बात समझ में? तो देखो कैसे बनेगा इसका डायग्राम, थर्ड में लिख लो अबाउट जेड एक्सिस। बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन का ही तो खेल है, रोटेशन मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है के बाद? यदि ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अबाउट हमारा क्या कर रहा है, सिस्टम रोटेट कर रहा है। तो m1 तो जेड एक्सिस पर ही है, लेकिन m2 कैसे रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। दूसरी बात m3 भी इसी सर्किल पे रोटेट करेगा, क्योंकि ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो ये दोनों भी, ये भी इसी सर्किल पे रोटेट करेगा और ये भी इस सर्किल पे। यदि ये m2 है तो ये r2 हो जाएगा, और यदि m3 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, r3। यानी कि इसमें r2 और r3 की वैल्यू कितनी होंगी, 2 मीटर हो जाएगी। जबकि r1 जो होगा, m1 जो है क्योंकि वो एक्सिस पे है, तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, और r1 तो क्योंकि 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, m2 की वैल्यू 2, r2 की वैल्यू 2 स्क्वायर, m3 की वैल्यू 3 kg, m3 इज इक्वल टू 3 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। और ये कितना जाएगा बेटा, r3 की वैल्यू भी 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 + 12 इज इक्वल टू 8 + 12 इज इक्वल टू 20 kg मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। पानी देना, क्लियर है क्या बात? अब देखें तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपको कराया है, इसमें किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। हमने तो है इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, हो सकता है वो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दे, है ना, हो सकता है वो आपको जो पार्टिकल हैं वो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर के कॉर्नर पर हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और वो क्वेश्चन क्या है कि लिखो, क्वेश्चन लिख लो बेटा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं m1 और m2 और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, r। क्लियर है क्या बात? अब उनके बीच की डिस्टेंस r है तो यहाँ पर उनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा और ये दो पॉइंट मासेस m1 m2 लाइट रोड के से जुड़े हुए हैं, है ना। और तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल about this axis of rotation which is passes through the center of mass। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास से हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम, r1 मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं बेटा, r2 मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को यदि आप कंसीडर करोगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर होता है। ये तो बात सही हो गई, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में m1 m2 दिया हुआ है और उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है ना। तो ये r1 है और ये r2 है। यदि आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमने उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होकर के बताया है। और ये बताया है स्पेशली पॉइंट मासेस के लिए, अगर जो दो पॉइंट मासेस हैं m1 और m2, क्लियर है क्या बात? और यहाँ पे बेटा सेंटर ऑफ मास है, यदि ये r1 है ये r2 है ना। तो m1 r1 और m2 r2 में रिलेशन क्या होता है, दिस इज m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, ये रिलेशन होता है। क्लियर है क्या बात? तो देखो ध्यान से देखो कि वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, सेंटर ऑफ मास में आपको डायरेक्ट बता रखा है कि क्या होगा, r1 क्या होगा बेटा, r1 होगा m2। यदि ये डिस्टेंस लिखनी है तो m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, और r2 क्या होगा, यदि ये वाली डिस्टेंस लिख ली है तो m1 पहले आएगा, ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आएगा इंटू r। डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों रिलेशन आता कैसे है वो मैं बता देता हूं कि r1 प्लस r2 एक तो कैपिटल R के बराबर होगा और एक सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 होगा। यदि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो r1 और r2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। क्लियर है क्या बात? अब हमें सेंटर ऑफ मास
के से जो एक्सिस पास होती है उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे m1 और व्हाट इज r1 देखो r1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r का स्क्वायर। क्लियर है के बात। और यहाँ पर m2 और बेटा r2 की जगह क्या लिखेंगे, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे m1 इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे m2 बचेगा और यहाँ पे m1 बचेगा, साथ में r स्क्वायर बचेगा। अब ध्यान से देखो क्या कि इससे एक पावर कट जाती है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, 2 पॉइंट मासेस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर हो जाता है। इस क्वांटिटी को टेक्निकली हम रिड्यूस मास बोलते हैं और देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 पॉइंट मासेस about the axis passing through the center of mass is given by, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है m r स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा रिड्यूस मास इनटू r स्क्वायर। व्हाट इज r, इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, वेयर व्हाट म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, है ना, पॉइंट मासेस, रिड्यूस मास ऐसे लिख लो बस, रिड्यूस मास। क्लियर है क्या बात। कितना होता है ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारी एक्सरसाइज में, दिए हुए हैं जिसमें पॉइंट मासेस के बारे में आपसे पूछा है कि क्वेश्चन बहुत सारे सिस्टम बना करके दे देगा, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, एंड देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम इन दिस वे। क्लियर है क्या बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये मैंने आपको बिल्कुल करा दिए। क्लियर है। अब ये जो फॉर्मूला था पॉइंट मासेस का, सॉरी ये जो फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का, ये किसके लिए था बेटा, पॉइंट मासेस के लिए था। लेकिन अगर जो मान लेते हैं हमारे पास सिस्टम सॉलिड बॉडी हो जाता है ना, तो वैसे तो सॉलिड बॉडी का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को निकालने के लिए आता है, तो सॉलिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए कैसे हेडिंग डाल लीजिए, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी। क्लियर है क्या बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी। ठीक है, सॉलिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है इस तरीके से और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हम क्या करेंगे, हमें किसी बॉडी का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, लेकिन पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यदि कोई, इफ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और m मास r डिस्टेंस पे है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा वो mr स्क्वायर होगा। इतना तो हमें पता है। तो अब ये सॉलिड बॉडी है, दिस इज व्हाट सॉलिड बॉडी, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे, बोलो इंट्रीगेशन से, है ना। तो इंट्रीगेशन की हेल्प से आप इसे निकाल सकते हो। तो क्या मानोगे कि सॉलिड बॉडी का ना कंसीडर करके कि आप क्या करोगे, r डिस्टेंस पे एक dm मास को तो कंसीडर कर सकते हो। दिस dm मास इज नथिंग बट इक्वल टू द पॉइंट मास। तो आप पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट तो नहीं लिख सकते, लेकिन क्या लिख सकते हो बेटा, इस एलिमेंटल मास के लिए एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिख सकते हो। कितना, जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एलिमेंटल मास इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, यदि ओमेगा से घूम रहा है, तो DI लिख सकते हैं एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एलिमेंटल पॉइंट मास। एलिमेंटल मास जितना होगा dm इंटू r स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर जो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, समेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो छोटे छोटे पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दोगे, यानी इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, तो dm इंटू r स्क्वायर, टोटल क्या आ जाएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा ये सॉलिड बॉडी के लिए लगाएंगे। क्लियर है क्या बात। इसे कैसे लगाएंगे, डिफरेंट एग्जांपल में हम देखते हैं। कॉपी करो अभी आप इसे।
ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद अगेन विद सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम सॉलिड बॉडी का इनर्शिया निकालते हैं। सॉलिड बॉडी का इनर्शिया निकालने से पहले आपको एक बात दिमाग में जरूर बैठा लेनी चाहिए कि सबसे पहले आपको सॉलिड बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट सॉलिड बॉडी रोटेट कर रही है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन का आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। क्लियर है क्या बात? एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लिखो, हम एक पॉइंट ही बना करके लिखते हैं, है ना। जो हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, अभी तो हम इन्हें ड्राइव करेंगे, है ना। जो कुछ सिंपल और अच्छे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं उनका डेरिवेशन करेंगे और फिर उन्हें याद कर लेंगे। क्लियर है क्या बात? सबसे पहले लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड। एक सिंपल रोड है, मास m और लेंथ कितनी है इसकी बेटा l, अबाउट n एंड। क्लियर है क्या बात? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखना है बेटा आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है आपको एक सॉलिड रोड है, उसकी लेंथ कितनी है बेटा? l है, और मास कितना है? n, अबाउट n एंड, है ना, अबाउट 1 एंड। ऐसे करके कैसे मान लेते हैं, हमारे पास ये रोड है, ऐसे करके इसका मास कितना है बेटा? m, और बेटा लेंथ कितनी है इसकी? l। क्लियर है क्या बात? मास कितना है इसका? m, और लेंथ कितनी है बेटा इसकी? l लेंथ है। अबाउट 1 एंड का मतलब है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इसके 1 एंड से पास होकर के इस तरीके से जा रही है। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे देता हूं, है ना, कि अबाउट 1 एंड का मतलब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखो बेटा, है ना, आप इधर भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। कैसे कि ये तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर है क्या बात? ये जो स्टिक है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये ब्लू कलर का पेन जो है ये हमारी सॉलिड रोड है। सॉलिड रोड का मास कितना है? m और लेंथ है। इसे हम कैसे घुमा रहे हैं? इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। कैसे? ऐसे करके। यदि आप इसे इस एक्सिस के, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यदि आप इसे इस तरीके से घुमाएंगे तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। क्लियर है क्या बात? तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे? अभी माना हमने डीएम मास निकालेंगे, डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे x डिस्टेंस पे, है ना, इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन। कैसे? ये रोड है अपनी और ये तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। x डिस्टेंस पे dx विथ का एक एलिमेंट ले लेते हैं। क्लियर है क्या बात? और इसका मास कितना है बेटा? dm। तो अपने को पूरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं पता, लेकिन हम जो हमने डेरिवेशन किया था, है ना, डीएम मास का, और ये डिस्टेंस कितने है? x। तो डीएम मास इस एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट कर रहा है बेटा? ऐसे रोटेट कर रहा है। क्लियर है क्या बात? तो हम पूरी बॉडी का तो नहीं लग सकते इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन एलिमेंटल मास के लिए एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना आएगा बेटा? वो dm इंटू एक्स स्क्वायर। आई आता था ना, आई बराबर एम आर स्क्वायर, तो m की जगह क्या हो गया? dm, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? रेडियस ऑफ द सर्किल कितनी हो गई? x, तो dm एक्स स्क्वायर। तो आप क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। तो जब di का इंटीग्रेशन कितना होता है? i। अब रह गई बात, अब आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के अंदर केवल और केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक तो x वेरिएबल है और dm वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? इसमें dm मास को x के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? यूनिटरी मेथड से करेंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है ना, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कैसे। यदि मैं आपसे पूछूं इस l लेंथ का मास m है, तो l/2 लेंथ का आधी रोड का मास कितना हो जाएगा? आप बोल दोगे m/2 हो जाएगा। यदि मैं पूछूं l/4 1/4 लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे बेटा m/4 हो जाएगा। क्लियर है कि बात? तो बेटा आप देखो, ध्यान से देखो, l लेंथ का मास कितना है बेटा? m kg। तो 1 मीटर का मास कितना होगा? m/l। तो बेटा हमें मास कितने मीटर का निकालना है? ये लेंथ कितनी है बेटा? ये लेंथ है dx। यदि आप इसे dx कंसीडर करते हो तो dx लेंथ का मास कितना होगा? m/l इंटू dx। और यही इसका मास कितना माना था हमने? dm। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट dm/m
अपॉन एल इंटू एक्स। क्लियर है क्या बात? तो dm इज इक्वल टू m अपॉन एल इंटू एक्स, dx हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे m अपॉन एल इंटू डी एक्स, और ये क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर। बताओ ये क्लियर है बात? नहीं है ना? अब देखो इंटीग्रेशन में अब एक्स एक्स आ गया, कैपिटल एम और कैपिटल एल तो कांस्टेंट है, इसे ये तो क्या जाएगा बेटा बाहर आ जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बच जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब बात रहती है कि x की वैल्यू, यानी कि हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या क्या पुट करनी है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू, ये डीएम मास है, यहाँ पर छोटे छोटे डीएम मास मान करके हम उनका समेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जो x वेरी करेगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x जो होगा ये कहाँ से, x बराबर 0 से और कहाँ तक चला जाएगा, x बराबर l तक चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे बेटा इसका, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। आ गई बात समझ में? तो कितना आएगा m अपॉन एल, और बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू l। तो आंसर कितना आ जाता है बेटा, ml स्क्वायर अपॉन 3 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रोड अबाउट 1 एंड आ जाता है। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए बच्चों आपको, है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ये याद भी रखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोड का अबाउट 1 एंड कितना होता है, वो ml स्क्वायर बाई 3 ही होता है। क्लियर है क्या बात? अब देखो दूसरा आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से निकालना है आपको, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से निकालना है आपको, लेकिन अबाउट मिड पॉइंट निकालना है, अबाउट मिड पॉइंट, है ना? ये भी आपको याद होना चाहिए। अबाउट मिड पॉइंट का मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारी रोड है ना, और ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर है क्या बात? तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपकी बार वो मिड पॉइंट से होकर के जा रही है, और मिड पॉइंट का मतलब है वो सेंटर ऑफ मास से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस रोड का मास कितना है और लेंथ कितनी है, l। तो इसका जो है ना, दिस इज द लाइक दिस, तो बेटा ये l/2 डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी कितना डिस्टेंस हो जाएगा, l/2 डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? मैं आपको एक बार इसको एक समझ करके दिखा देता हूँ, है ना, डेमो करके दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं ये हमारी ये लकड़ी की जो स्टिक है ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये ग्रीन कलर की प्लास्टिक की ट्यूब जो है हमारी रोड है। तो इस तरीके से है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे, ऐसे, तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है क्या बात? आप उधर भी देख सकते हो, है ना, तो ये क्या है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे आप उस डायग्राम में देख रहे हो या इधर देख रहे हो, तो मिड पॉइंट के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका तो वो ही रहेगा जो हमने आपको बेसिक ही बताया था। ठीक है, बेसिक में क्या बताया था आपको कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी रोड का सिस्टम का तो नहीं पता, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। एक्सिस ऑफ रोटेशन बोले या सेंटर ऑफ मास बोले, है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर dx विथ का आप dm मास का, इसकी विथ कितनी है बेटा, dx विथ है इसकी, द विथ ऑफ दिस एलिमेंटल मास इज dx एंड द मास इज dm। तो हम लिख तो सकते हैं, है ना, पूरे का तो नहीं लिख सकते, है ना, लेकिन इतने का तो लिख सकते हैं। कैसे, ये हो गया हमारे पास, कैसे, dm मास है और इसकी एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और बेटा ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है क्या बात? तो आप देखो अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, di कितना लिखेंगे, dm इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे। नहीं आई बात समझ में? दूसरी बात, अब जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो i और dm इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से इसके अंदर वही प्रॉब्लम आ गई कि dm की वैल्यू कितनी लिखेंगे, dm की वैल्यू x के टर्म में। इस केस में तो वही होगा जो प्रीवियस केस में था, क्योंकि l लेंथ का मास कितना है बेटा, m, इसलिए 1 मीटर का मास होगा m अपॉन l, इसलिए dx मीटर का जो मास होगा वो m अपॉन l इंटू dx होगा। तो dm की वैल्यू m अपॉन l इंटू dx हो जाती है। क्लियर है क्या बात? तो बेटा कितना आ जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू m अपॉन l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या बात, m अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। नहीं आई बात समझ में? अब हमें बात रह जाती है
हमारा इंटीग्रेशन तो आधा तो कैलकुलेट हो गया, बस आधा हमारे पास दिक्कत ये रहती है कि हम इसमें लिमिट की वैल्यू क्या रखें, है ना। लिमिट की वैल्यू देखो, अगर जो आप ये समझते, मतलब रोड ऐसे होती तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L/2 हो जाता, लेकिन ये तो x एक्सिस पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो इसे क्या लिखेंगे -L/2। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू -L/2 से +L/2 तक हो जाती है। तो लोअर लिमिट तो -L/2 होगी और अपर लिमिट इसकी +L/2 हो जाती है। अब तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। m/L(x²) का इंटीग्रेशन x⁻³ हो जाता है बेटा, और ये दिस इज इक्वल टू -L/2 इंटू L/2 भी आप इसे लिख सकते हो। तो कितना जाएगा बेटा m/3L, और यहाँ पे जाएगा L/2 का क्यूब, माइनस लगा के -L/2 का क्यूब आ जाएगा। क्लियर है क्या। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके कितना आ जाता है बेटा m/3L, और इधर आ जाएगा L3, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस हो जाएगा +L3, और नीचे आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो m और ये आ जाएगा 2L²/12, है ना। कितना जाएगा 4 × 12, तो 2 तो कट जाएगा, तो mL²/12 इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो होता ही है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बेटा आप लोगों को याद ही करना होता है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप याद भी रखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट मिड पॉइंट कितना होता है, mL²/12 होगा। मैं फिर से पूछूंगा आपसे और आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा क्या, इसका एप्लीकेशन आता है। mL²/12 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड। क्लियर है क्या बात, अबाउट मिड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जैसे कि नेक्स्ट आप हेडिंग डालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है क्या बात, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैसे कि ये हमारे पास रिंग है, ऐसे करके ये रिंग है ना, दिस इज रिंग, सुंदर सी रिंग है, और रिंग का मतलब होता है कि उसकी केवल और केवल सर्कमफेरेंस है, ऐसे करके, डिस्क नहीं है बेटा। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है ये जो इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही है, और इस तरीके से आपको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसे मॉडल से। कैसे, मान लेते हैं ये हमारे पास रिंग है ना, और ये वैसे तो डिस्क है, तो आप क्या कंसीडर करो, इसमें यहाँ पे क्या है, खोखला है ना। यहाँ पे मैं जैसे कि उस डायग्राम में आपको दिखा देते हैं कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। जैसे साइकिल का रिम होता है, साइकिल का रिम ऐसे घूमता है ना, तो ये भी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। आप देखो, आप इधर भी देख सकते हो, और ये इस तरीके से, तो ये है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ऐसे घूम रही है। तो इसके अबाउट आपको क्या निकालना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखो ये तो हो गया इसका साइड व्यू। क्लियर है क्या बात, साइड व्यू। यदि आप इसका टॉप व्यू ऊपर से देखते हो, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऐसे करके, जो एक्स रिंग है, वो रिंग तो इस तरीके से होगी, है ना। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी ऐसे, और ये इस तरीके से ओमेगा घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा। तो आप क्या मानोगे, आप डीएम मास, ये डीएम मास को मान लोगे आप। मास कितना है, ये एक एलिमेंटल मास मान लोगे डीएम, और लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी डीएक्स, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी आर। तो बेटा पूरी बॉडी का तो नहीं लिख सकते हम, लेकिन एलिमेंटल मास के लिए एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू r² तो लिख सकते हैं। व्हाट इज r, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। क्लियर है क्या बात। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर तो di आ जाएगा, इधर r² इंटू dm आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो रेडियस है, r क्या है बेटा, रेडियस ऑफ रिंग, और जो कि क्या होती है बेटा, गिवन रिंग के लिए तो कम से कम कांस्टेंट होती है। तो ये क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा r², और इंटीग्रेशन ऑफ dm, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x,
इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होता है वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी के क्या होगा के, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या हो जाएगा एम। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा बेटा, एम आर स्क्वायर आ जाता है। क्लियर है क्या बात? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट द सिमेट्रिक एक्सिस, यानी जो उसके बीच से जा रही है, तो ये होता है यदि आप सिलेंडर को कंसीडर करो, है ना, होलो सिलेंडर, तो बेटा इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम एम आर स्क्वायर के जैसा होता है। होलो सिलेंडर कैसा होता है, होलो सिलेंडर इस टाइप का होता है ना, होलो सिलेंडर ये। और सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, दिस इज द सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस के अबाउट यदि आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो रेडियस कितनी है इसकी, आर, है ना, रेडियस कितनी है इसकी आर, और मास कितना है होलो सिलेंडर का, बीच में से खाली है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई इजकल टू एम आर स्क्वायर, इसी की तरह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिंग में और होलो सिलेंडर में कोई अंतर नहीं होता। कैसे नहीं होता कि यदि आप इस रिंग है, रिंग ये मोटी पत्ती से बनी हुई है, मान लेते हैं किससे बनी है, मोटी पत्ती से बनी है। यदि आप इस रिंग को क्या करोगे, इसे पीट पीट के थोड़ा चौड़ा कर दोगे, थोड़ा चौड़ा बना दो इस रिंग को कितना बना दो बेटा, रिंग को आपने थोड़ा चौड़ा बना दिया ऐसे करके, अभी भी तो रिंग है ये, है ना, अभी भी तो कैसे है, रिंग ही है, थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर दो आप इसे पीट के, है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, थोड़ा और बड़ा बना दो, थोड़ा और बड़ा बना दोगे, है ना। तो देखो इस केस में ये पहले तो रिंग था, अब किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, ये आपने इसे खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, ये रेडियस तो सेम है, इसका भी मास m था और इसका भी मास m ही है, और रेडियस भी इसकी क्या है, सेम है, तो ये तो होलो सिलेंडर बन गया, ये रिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज नॉट चेंजिंग, जस्ट इट इज कमिंग डाउनवर्ड। क्लियर है क्या बात? देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर विल बी सेम एज दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, दैट इज एम आर स्क्वायर। कहने का मतलब मैं फिर से आपको एक बात बता देता हूं कि यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में यदि पॉइंट मास मूव करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ध्यान से देखो, अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, और एक पॉइंट मास है m, तो इसका और r डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I बराबर एम आर स्क्वायर। लेकिन यदि आप इसमें से थोड़ा सा पॉइंट मास तोड़ के इसे ऐसे कर दोगे, थोड़ा सा नीचे ला दोगे, ऐसे नीचे ला दोगे, तो अब भी कितना होगा, सारा का सारा मास m r डिस्टेंस पे तो रखा हुआ है, तब भी इतना होगा, और आप इसे खींच के ला दोगे तो भी क्या होगा, इतना खींच के ला, सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका बेटा, एम आर स्क्वायर के इक्वल ही रहेगा। इसी तरीके से आपने इस रिंग को खींच के नीचे लिया है और क्या बना दिया, होलो सिलेंडर बना दिया, इस वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम रहेगा एज दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। क्लियर है क्या बात? अब हम बात करते हैं दूसरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। डिस्क पर आ जाते हैं अब हम, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस। क्लियर है क्या बात? सिमेट्रिक एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डिस्क का मतलब क्या है, दिस इज द डिस्क, ऐसे करके, तो डिस्क है, सॉलिड डिस्क, है ना, यहां भी मटेरियल है, रेडियस कितनी मान ले, आई आर, ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखो ये तो साइड व्यू हो गया, मैं आपको इसका फिर से एक डेमो बता देता हूं, है ना, मॉडल में यदि आप कंसीडर करोगे तो ये डिस्क है। क्लियर है क्या बात? तो देखो बेटा ये है, इस तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, मैं उधर से साफ कर देता हूं थोड़ा, तो आप ध्यान से देखो, यदि आप इसे देखोगे तो डिस्क है ये, इस तरीके से रोटेट कर रही है ना, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, जो लकड़ी की स्टिक है, ये क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सिमेट्रिक एक्सिस से होकर के जाती है, तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो बेटा कैसे निकालेंगे, देखो ये तो हो गया इसका साइड व्यू, है ना, साइड व्यू इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, लेकिन देखने में तो अच्छा लगता है। आप इसे ऊपर से देखो, क्या देखो बेटा, इसका
टॉप व्यू देखो, यदि आप टॉप व्यू देखोगे तो यहाँ पे तो सारे में क्या होगी बेटा, डिस्क होगी ऐसे, और ये सेंटर ऑफ मास होगा इसका, और ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होगी। क्लियर है क्या बात? तो कैसे निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप रिंग का तो हमें पता है, इस डिस्क को छोटी छोटी रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ से x डिस्टेंस पे, वैसे तो आप इसे डायरेक्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लोगे, लेकिन इसका तो हम निकालने की कोशिश करेंगे। x डिस्टेंस पे छोटी छोटी रिंग मान लेंगे, है ना, ऐसे करके। इसे छोड़ो, दोबारा से अपन डायग्राम बनाते हैं साफ सा, है ना। कैसे मानेंगे देखो बेटा, ये हमारे पास डिस्क है ना, इसका टॉप व्यू हम इधर लिख देते हैं, दिस इज टॉप व्यू, है ना, और x डिस्टेंस पे dx विथ की, x डिस्टेंस पे dx विथ की, और इसका मास कितना है बेटा, इसका मास है हमारा dm। रिंग मान लेते हैं, तो हमें पूरी डिस्क का तो नहीं पता, लेकिन इस एलिमेंटल रिंग का मास कितना है बेटा, रिंग का मास है हमारा ये कितना, dm, और बेटा रेडियस कितनी है इसकी, x। तो अभी अभी हमने पहले पता करा है, तो इस एलिमेंटल रिंग का एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है बात? अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें डेफिनेटली वी हैव टू गो थ्रू द इंटीग्रेशन, di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे ये dm भी वेरिएबल है, और x जो रेडियस ऑफ रिंग है, छोटी छोटी रिंग बनेंगी ना ऐसे, यहाँ 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 यहाँ, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक ये रिंग वेरीज कर रही है। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक ये रिंग होगी, और हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसलिए dm को और dx दोनों ही वेरिएबल है। तो अपन क्या करेंगे, dm को x के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। आप देखो कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं इस डिस्क का रेडियस कितना है, r है, रेडियस कितनी है बेटा, r है, और मास कितना है, m है। आगे बात समझ में? तो देखो सरफेस मास डेंसिटी, देखो पहले निकालता हूं मैं सरफेस मास डेंसिटी, सेंटर ऑफ मास में ही बताया था, सरफेस मास डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, दिस इज द सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, है ना। तो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा होगी। अब ये देखो इसका मास कितना होगा बेटा, dm का। तो ये जो मास है ये लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में, क्योंकि ये प्लेनर बॉडी है। तो इसका dm जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू da के इक्वल होगा, सिग्मा इंटू da। जो सरफेस मास डेंसिटी है उसकी यूनिट kg पर मीटर स्क्वायर होती है, इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का मास सिग्मा kg है। क्लियर है क्या बात? इसलिए अगर जो इसका एरिया ये स्ट्रिप रिंग का एरिया कितना मान लें, dA मान लें, तो इसका मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA हो जाता है। क्लियर है क्या बात? तो सिग्मा की वैल्यू तो ये है m अपॉन पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका एरिया कितना होगा, एरिया निकालने के लिए देखो अपने पास टेक्निक है अच्छी सी। कैसे? आपको इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है, ऐसे करके इसका एरिया निकालना है ना ये। तो आप क्या करोगे, आप इसे यहाँ से काट दोगे, और काट करके आप इसे फैला दोगे। जब आप इसे फैला दोगे तो ऐसे चौड़ी पट्टी बन जाएगी। क्लियर है क्या बात? इसकी विड्थ कितनी है बेटा, ये विड्थ है dx, तो बेटा ये वाली विड्थ कितनी हो गई इसकी, ये वाली विड्थ हो गई इसकी dx। दूसरी ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है इसकी सर्कम्फेरेंस के इक्वल। अगर जो डिस्टेंस रेडियस कितनी x है तो सर ये कितनी हो गई, 2 पाई x हो गई। क्लियर है क्या बात? तो बेटा अब तो रेक्टेंगल स्ट्रिप बन गई ना, तो रेक्टेंगल स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो कितना होगा, dA, कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है, 2 पाई x, और विड्थ कितनी है बेटा, dx। तो dA नहीं आ गया आपके पास। क्लियर है क्या बात? तो बेटा dA आ जाएगा तो dm भी आ जाएगा। dm कितना होगा, सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। एंड व्हाट इज द एरिया, दिस इज 2 पाई x dx, और पाई से पाई कट जाएगा, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू, ये आ जाता है हमारे पास, dm आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो अब यहाँ से देखो, तो जो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, पूरा बोर्ड भर गया अपना। i इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm की वैल्यू 2m अपॉन आर स्क्वायर, x इंटू dx, और मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटा, एक्स स्क्वायर से। तो कितना आ जाएगा बेटा,
2m अपॉन आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये तो भार है, भार आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा x की पावर 3 इंटू डी एक्स। तो 2m अपॉन आर स्क्वायर, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4 अपॉन 4 फ्रॉम 0 टू r। क्लियर है क्या बात? तो देखो ये तो आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर और अंदर आएगा r की पावर 4 माइनस 0 अपॉन 4, है ना। तो ये बन जाएगा 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, या सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 1/2 mr स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो इस चीज़ को बेटा आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ इस डिस्क के साथ साथ हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का भी बना देते हैं। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। क्लियर है क्या बात? डिस्क का लिखो या सॉलिड सिलेंडर का लिखो, बात तो एक ही है। सॉलिड सिलेंडर कैसे बनता है? सॉलिड सिलेंडर, ये डिस्क है हमारी, ऐसे करके, है ना, ये मान लेते इसका मास m1 है और रेडियस कितनी है, रेडियस r है, ये एक्सिस है। एक डिस्क और लगा दो और इसका मोमेंट ऑफ मास कितना है, m1, रेडियस सबकी सेम होनी चाहिए, मास कितना मान ले m2। एक डिस्क और लगा दो, एक डिस्क और लगा दो, एक डिस्क सेम मास की और लगा दो, अलग अलग मास की भी हो सकती है, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये तो सॉलिड सिलेंडर नहीं बन जाएगा, इट बिकम सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर का कुल मास कितना हो जाएगा, मान लेते हैं m1 m2 m3 है, टोटल मास जो होगा वो m1 प्लस m2 प्लस m3, जितनी डिस्क लगाओगे उतना ज़्यादा सिलेंडर का मास बढ़ जाएगा। तो इट बिकम्स क्या, इट बिकम्स सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है क्या बात? कैसे बेटा, ये सॉलिड सिलेंडर एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस कितनी है r, मास कितना है m। तो यदि आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा, इस डिस्क का कितना होगा, I3 होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे हम, I1 पहले डिस्क का, दूसरे डिस्क का, तीसरे डिस्क का, और I1 क्या लिखेंगे, 1/2 m1 r स्क्वायर, 1/2 m2 r स्क्वायर, ऐसे करके। तो 1/2 m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू मोर आर स्क्वायर। तो टोटल जो मास है सिलेंडर का कितना है, कैपिटल M, तो इट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू 1/2 m इंटू आर स्क्वायर। तो देखो यदि इस डिस्क का मास m है, टोटल m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, वही आया निकल करके जो डिस्क का आता है। तो सॉलिड डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, सेम ही होता है। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से हम एक और इसी की हेल्प, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम और बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल प्लेट का, है ना। देखो बेटा, रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड, पहले लिखें अबाउट वन एंड। मान लेते हैं ये रेक्टेंगल प्लेट है और इसकी ये वाली साइड कितनी है, A, और ये इसकी साइड है बेटा B। क्लियर है क्या बात? तो देखो रेक्टेंगल प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड का मतलब क्या है कि ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इस तरीके से घूम रही है और इसका मास कितना है बेटा, m, ऐसे घूम रहा है ना। एक बार मैं इसको आपको मॉडल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे पास रेक्टेंगल प्लेट और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक मॉडल है ना, इसे आप समझने की कोशिश करना कैसे कि ये हमारा इस तरीके से है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है आपके बार एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये कैसे घूम रहा है, इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? ऐसे घूम रहा है। तो ये तो इसकी साइड कितनी हो गई, A, ये साइड इसकी हो गई B, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, है ना। अब यदि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये सेम उसी तरीके से नहीं हो गया, जैसे कि यदि ये रोड है और एक रोड का लेंथ L, मास M, अबाउट वन एंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता है वो ml² बाई
3 आता है ना। अब इस रोड को क्या करोगे, यदि आप इस रोड को थोड़ा सा पीट करके चौड़ा कर दोगे तो रोड ऐसे नहीं हो जाएगी। तो अब भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा, थोड़ा सा और या आप इसे पीट के थोड़ा चौड़ा कर दोगे तो ऐसी बन जाएगी, और करोगे तो ऐसी कर दोगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो कि यदि एक डीएम मास को हम कंसीडर करें तो डीएम मास को आप खींच करके एक्सिस के पैरेलल ही चेंज करा रहे हो, ऐसे करके यहाँ पे आ गया। ये डीएम मास यहाँ था, अब ये डीएम मास उसी डिस्टेंस पर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस इज नॉट चेंजिंग। क्लियर है क्या बात? दैट इज वाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड एंड दिस रेक्टेंगुलर लैमिना इज सेम एज दैट ऑफ दिस रोड। क्लियर है क्या बात? तो बेटा इस रेक्टेंगुलर लैमिना का भी, रेक्टेंगुलर प्लेट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, mb²/3 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? दूसरा, अगर जो आपसे यदि पूछें कि इस एक्सिस के अबाउट, यानी ये एक्स एक्सिस मान लो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मतलब क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाली एक्सिस है, ऐसे है ना, ये रेक्टेंगल प्लेट है और ये हमारी अब की बार एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और कैसे घूम रहा है ये इस तरीके से घूम रहा है। इस एक्सिस के अबाउट कैसे घूम रहा है, इस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये ऐसे घूम रहा है। क्लियर है क्या बात? तो अगर जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है इसके अबाउट, ठीक है, तो अब की बार ये लेंथ हम रोड को ऐसे ना रख करके कैसे रख दें, रोड को थोड़ा सा ऐसे रख देंगे, और यदि मास m की रोड, l लेंथ की रोड इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा ml²/3 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? लेकिन अब यदि हम इस रोड को एक्सिस के पैरेलल एक्सपेंड कर दें, यानी कि थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर दें, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही नहीं रहेगा जैसे पहले था? हाँ बिल्कुल रहेगा। क्या थोड़ा सा और बड़ा करने पर, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसका यदि ये लेंथ l है और इसका मास m है, तो आपने क्या करा, इसको पीट के थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, लेकिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास about the axis of rotation is same as that of this road also in the same case। ठीक है, अब इस केस में ये तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। क्लियर है के बाद, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और लेंथ कितनी हो जाएगी अब की बार a। तो बेटा इसे मैं थोड़ी देर के लिए x एक्सिस और इसे y एक्सिस लिख दूं, तो ये i y तो इतना आ गया। तो x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ma²/3 के इक्वल हो जाता है। सो दिस इज द थिंग। क्लियर है क्या बात? ये बात है। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट वन एंड एंड अदर एंड। क्लियर है क्या बात? दूसरा और इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, है ना, होलो स्फीयर का लिखते हैं, होलो स्फीयर अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है क्या बात? होलो स्फीयर क्या होता है बेटा? होलो स्फीयर होता है जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, प्लास्टिक वाली या किरमिच वाली, अंदर से तो क्या होती है, वो खोखली होती है ना। तो दिस इज द होलो स्फीयर, समझ लेते हैं। और ये इसका सेंटर ऑफ मास से होकर के आने वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये होलो स्फीयर इस तरीके से घूम रहा है। इसका मास m है और बेटा रेडियस कितनी r है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/3 mr² के इक्वल होता है। मैं आपको इसका एक बार मॉडल भी दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे घुमा सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर क्या होगा बेटा? सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लेते हैं ये सॉलिड है और ये दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, यहाँ सेंटर ऑफ मास है। तो इस सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? 2/5 mr² होता है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? ये इस तरीके से घूम रहा है। तो आपको इन सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना है, याद रखना है। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, क्या कि
अगर जो मान लेते हैं इस होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर को हम आधा काट दें, है ना, लेकिन उसका मास अभी भी कितना है बेटा, m ही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे करके, अभी भी कितना है इसका मास m है, और रेडियस कितनी है, r है, इसका भी मास m था, इसका भी मास m था, तो सेम सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, 2/3 mr² ही होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ द मास ऑफ द होलो स्फीयर इज m एंड इट इज हाफ। क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से यदि आप इस सॉलिड सिलेंडर को, इस सॉलिड स्फीयर को आधा काट देते हो, है ना, हेमी सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कैसे, हेमी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, ये तो सॉलिड स्फीयर हो गया और ये इस तरीके से सॉलिड स्फीयर हो गया, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है, लेकिन इसका मास कितना है m और रेडियस कितनी है r, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अभी भी 2/5 mr² ही हो जाता है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल होगा कि सर इसका भी 2/3 mr², इसका भी 2/3 mr², है ना, उस केस में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इसका कारण ये है कि इसका मास इतना ही है जितना मास इसका है, एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम है, जैसे इस केस में ऐसा ही इस केस में भी डिस्ट्रीब्यूशन मास है ना, और इसमें भी इसी तरीके से है। क्लियर है क्या बात। देखो यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। यदि आपने एक आधा स्फीयर ऊपर रख रखा है ना, और अब सेम मास का आधा स्फीयर नीचे रखोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये सॉलिड स्फीयर नहीं बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में। तो टोटल मास कितना हो गया सिस्टम का, 2m, तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, 2/5 m की जगह 2m × r², तो कितना आ गया बेटा, 4/5 mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर जो आप, अब ये तो इस सॉलिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो यदि आप इसका आधा पार्ट रिमूव कर दोगे, है ना, देखो ध्यान से, यदि आप इसका आधा पार्ट रिमूव कर दोगे, आधा पार्ट कैसे, आधा पार्ट तो ऊपर वाला हो गया सॉलिड, ठीक है, और आधा हो जाएगा बेटा नीचे वाला, ऐसे करके, ठीक है। तो अब सॉलिड ही है ये भी, तो देखो, तो इसका आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यहाँ चला जाएगा, आधा यहाँ चला जाएगा, टोटल कितना था, टोटल मास कितना था सिस्टम का, 2m, लेकिन हाँ टोटल कितना था 2m, लेकिन टोटल कितना हो गया 4mr², तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आधा हो जाएगा, कितना 2/5 mr²। यही तो मैं बता रहा था कि इसका मास m और रेडियस r है, सॉलिड स्फीयर है लेकिन आधा है, हेमी सॉलिड स्फीयर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² ही होगा। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, 2/5 mr² ही होगा। मास कितना है m, रेडियस कितनी है इसकी r। क्लियर है बात। लेकिन अब ध्यान से देखो मैं क्या कहने वाला हूँ, ये होलो स्फीयर था हमारा, ये क्या था हमारा होलो स्फीयर, मास कितना था इसका m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/3 mr², लेकिन यदि आप इसमें से आधा काट दो, जब आधा काट दोगे तो कैसे बनेगा बेटा, होलो स्फीयर ऐसे बनेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ मास कितना हो गया इसका m डैश बराबर m/2, तो रेडियस कितनी r, तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/3 m डैश r² होता है, और m डैश की जगह क्या लिखेंगे m/2 r²। क्लियर है क्या बात। तो कितना हो जाएगा mr²/3 हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है क्या बात। यानी कि अपने को फॉर्मूला तो यही लगाना है, यदि m डैश m के बराबर हो जाता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² के इक्वल हो जाता। क्लियर है क्या बात। तो इस लेक्चर में इतना ही है ना, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसके काफ़ी क्वेश्चन रह गए हैं, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीखना और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस हम डिस्कस करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आपको रोटेशनल मोशन में कैलकुलेट करना आ जाता है, आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है, देन रोटेशनल मोशन बिकम वेरी इजी चैप्टर।